हेलो दिस साइड सक्सेस मेकर बात करेंगे। लिसनर्स कैसे हैं आप सब। तो MEG 15 में ब्लॉक नंबर 4 शुरू हो चुका है। ब्लॉक नंबर 4 में आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 की होप सो जो चैप्टर 13 है वो 2 पार्ट्स में जाएगा। इसका नाम क्या है, वेज ऑफ लुकिंग एट रियलिटी। कि चैप्टर का नेम ही आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या वेज होते हैं, क्या अलग अलग तरीके होते हैं किस चीज़ के रिकग्नाइज करने के या देखने के रियलिटी को। एक ही चीज़ को देखने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि एक घर को देख के आप कुछ सोच सकते हैं, एक स्टोरी बुक को देख के आप कुछ और सोचेंगे, दूसरा इंसान जो है कुछ और सोचेगा। तो यही इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर है, यही इसका मेन थीम है। तो द रियलिटी में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ वेज ऑफ लुकिंग एट द एट द रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज डिफरेंस। कि एक इंसान जो है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, उसकी रियलिटी अलग होती है। जैसे कि एक वर्क है जिनका नाम है वेलेस स्टीवेंस, इनकी पोयम है 13 वेज ऑफ लुकिंग एट अ ब्लैक बर्ड। 13 वेज मतलब 13 तरीके एक ब्लैक जो बर्ड है उसको देखने के, ये इन्होंने वर्क लिखा है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये जो तरीके होते हैं ये आपके माइंड सेट पे डिपेंड करते हैं। किसी चीज़ को देख के आप कुछ और सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी शोरूम पे, किसी मॉल में, किसी भी शॉप पे जाते हैं, कपड़े की शॉप पे, तो आपने देखा होगा जो वहाँ पे दिखाते हैं वो आपको दिखाते हैं और आप उसमें से बहुत सारे कपड़ों को रिजेक्ट करके किसी एक या दो ड्रेस को पसंद करते हैं, है ना। हो सकता है जिसे आपने रिजेक्ट किया उसे कोई दूसरा बंदा आके या दूसरा पर्सन आके उसी को सेलेक्ट कर जाता है जिसको आपने रिजेक्ट किया है। तो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ ख़राब है, अगर ख़राब होती तो दूसरा उसे क्यों सेलेक्ट करता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेज कि देखने का तरीका कैसे है। हो सकता है आपको कुछ और चीज़ें पसंद हो, किसी दूसरे को कुछ और पसंद हो। आपको जो चीज़ बहुत बेकार लग रही है, नॉनसेंस लग रही है, किसी कोई इंसान उस पर हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है उसको देख के, उसको सुन के, है ना। तो ये एक क्या है, वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं। आपको लग रहा होगा ये बहुत जनरल सी बातें हैं, यही जनरल सी बातें तो लिखनी है इस टॉपिक में आपको, क्योंकि टॉपिक का नाम ही यही है ना। ओके, इन जैनिज्म सयादवाद और अनेकावाद इज एक्सप्लेन्ड विद द पैरेबल ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। ईच ब्लाइंड मैन हैज डिफरेंट परस्पेक्शन अबाउट द एलिफेंट. Similarly, the perspective reality difference from the one person to another is totally based on comparative literature, is based on philosophy. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे कोई अंधा इंसान है ना, अब उसको बोलो कि कोई ब्लाइंड है, द बर्थ से ब्लाइंड है, आप उसको बोलो रेड कलर, हाउ ही और शी कैन रिकग्नाइज रेड कलर। उसके लिए तो क्या, उसके लिए तो सारे रंग ब्लैक ही हैं क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, है ना। तो अब आप कहेंगे अरे मैं रेड कलर की बात क्यों, क्योंकि आपने बचपन से देखा है ना, कि उस वाले कलर को रेड बोलते हैं, बाल वाले कलर को ब्लैक बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं, ब्राउन बोलते हैं, कलर्स हम लोगों के लिए। लेकिन वो क्या परसेप्शन बनाएंगे, उन्होंने तो सारी दुनिया को ब्लैक ही देखा है क्योंकि आई साइट नहीं है। तो उनके लिए तो सारे कलर एक जैसे, वो इमेजिन भी करेंगे तो किस जैसा करेंगे, उनको तो ये भी नहीं पता दैट व्हाट्स द कलर ऑफ वाइट, व्हाट्स द कलर ऑफ ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, है ना। तो इस तरीके से वेज होते हैं, तो एक इंसान के देखने का तरीका, उसका नज़रिया बदलता है। अब आपका जो चैप्टर मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ये एक इंट्रो था जिसको आपको लिखना ही है। द राइटर्स रियलिटी एज एन इनसाइडर। राइटर ना दो तरीके से लिखते हैं, दोनों कई तरीके से लिखते हैं। जैसे फिक्शन वर्क लिखते हैं जिसमें वो टोटली, है ना, अपनी माइंड की जो इमेजिनेशन होता है उसको लिखते हैं। एक होता है बायोग्राफी लिखते हैं। बायोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है जीवनी, मतलब दूसरे से रिलेटेड लिखते हैं, दूसरों की लाइफ पे लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, मैंने लिख दिया किसके ऊपर, केजरीवाल जी से रिलेटेड, केजरीवाल जी की मैंने क्या लिख दी, बायोग्राफी लिख दी। मैंने किसी फेमस डांसर की बायोग्राफी लिख दी, है ना। तो ये होती है बायोग्राफी। एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है कि आत्मकथा, राइट, अपने बारे में लिखना, सच्चाई के साथ लिखना। अब जैसे गांधी जी ने अपनी खुद एक किताब लिखी होगी अपने ऊपर, तो वो क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी। नेहरू जी ने अपनी एक किताब लिखी होगी, उसको क्या बोलेंगे, नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी। तो जो खुद अपने बारे में लिखता है उसे ऑटोग्राफी बोलते हैं, और जो दूसरों के बारे में लिखता है, दूसरों के जीवन पे लिखता है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी, जिसको हिंदी में जीवनी बोलते हैं, राइट। इन ऑटोबायोग्राफी इज मार्जिनलाइज्ड
Writing or dysphorik writing, there are point of both conversion and diversion. In these writing, writers may share major experiences. क्या शेयर करते हैं? मेजर एक्सपीरियंसेस को, लॉस ऑफ आइडेंटिटी को, एंड एक्सप्रेशन एंड कन्फाइनमेंट एंड सप्रेशन और इवन enrichment, but the unique experience how them as an individual. तो ये सब चीज़ें उसमें शो की जाती हैं, किसमें? ऑटोबायोग्राफी में, जो अपनी जीवनी लिखते हैं. Writings or autobiographies, the writer interact with his self and his surrounding with these intense and build up experiences. These public figures and national leaders like Mahatma Gandhi, Bhimrao Ambedkar, Jawaharlal Nehru, APJ Abdul Kalam, इनकी सबकी क्या है? ऑटोबायोग्राफीज़ हैं. दिस राइटिंग इज़ वेरी मोटिवेशनल, है ना. अब्दुल कलाम की आप बायोग्राफी पढ़िए, काफ़ी मोटिवेशनल है. ऑटोबायोग्राफी एज एन अकाउंट ऑफ हाउ दे आर एबल टू राइज एंड स्ट्रेंथ अबव टेरेबल एक्सपीरियंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन. जो भीमराव अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें आप काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी, बिकॉज ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम अन शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल जिनको मानते थे उन्हीं में बिलोंग करते थे. तो इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, कास्टिसिज्म को बहुत प्रॉपर तरीके से शो किया. किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने. अब आपको लग रहा है ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में, राइट. उसके बाद अगर आप एक दो के बारे में आप लिख सकते हैं. अब्दुल कलाम के बारे में लिखेंगे तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सफरिंग और पेन का अपनी लाइफ में फील किया. देयर आर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ वीमेन. अब वीमेन की ऑटोबायोग्राफी की बात कर लेते हैं. वीमेन की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो क्या शो करती थी? हु फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, रसुंदरी देवीज का जो अमार जीवन था, अमार जीवन या अमर जीवन बोल सकते, इज अबाउट बंगाली लिटरेचर. Women who secretly acquired literacy skill to read sacred text to the age when girls and women are denied education. तो वसुंधरी देवी ने एक वर्क लिखा अमार जीवन, जो कि काफ़ी फेमस है. ये बंगाली लिटरेचर है, बंगाली वर्क है, बंगाली में लिखा गया है. इन्होंने फेस किया था किसको? डिस्क्रिमिनेशन को. मोस्टली जो विमेन राइटर्स हैं, मोस्टली आई एम से 70-80% उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है सबसे ज़्यादा. और ये डिस्क्रिमिनेशन दोनों तरफ से था, फ्रॉम होम ऑल्सो एंड सोसाइटी ऑल्सो, फ्रॉम होम एंड सोसाइटी बोथ. क्योंकि सोसाइटी भी वीमेन को कभी इक्वली ट्रीट नहीं करती, और ना ही जो होम का इन्वायरमेंट है वो. आप कहेंगे नहीं आज तो कंडीशन बहुत बदल गई है. ओके, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल, राइट. मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों MNC में वर्क करते हैं. बोथ पीपल आर वर्किंग इन MNC एंड फैमिली, आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं, ठीक है. आप 6 o'clock 7 o'clock दोनों आते हैं, तो हस्बैंड क्या करता है? आराम से जो बॉय है वो क्या करता है? बैठ जाता है ना, इंजॉय करता है. उसको कोई चाय देगा, उसको कॉफ़ी देगा. मान लो लड़की को अगर दे भी देते तो उसके बाद भी उसको क्या एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्या करे, किचन में जाए एंड प्रिपेयर फूड, राइट. लेकिन अपार्ट फ्रॉम अनदर हैंड, मैन से कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं डिज़र्व की जाती है. मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस. इन टुडेज सिनेरियो आई एम ऑल्सो सर्वाइविंग. मैं ये नहीं कह रही कि सबके घरों में सेम होता है, क्योंकि जो शुरू से ये एक्सेप्ट कर लेता है उसको ये सब सहना पड़ता है. अगर आप नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा सोसाइटी की नज़र में, घर की नज़र में थोड़ा सा बोला जाता है. लेकिन आपको जीना है, आपको फेस करना है, तो आपको एक बार बोलना पड़ता है. 100% तो नहीं है ये रेशो. कुछ घरों में ऐसा भी देखने को मिला है. अक्सर वहाँ देखने को मिलता है जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रह रहे होते हैं, या तो उनके बच्चे रह रहे होते हैं. जहाँ पेरेंट्स नहीं रहते, मतलब इन लॉज नहीं रहते, वहाँ होता है कि 10% 15% केसेस में कि हस्बैंड साथ में आके रात में खाना बनवाते हैं या डस्टिंग वस्टिंग करवाते हैं, अगर मेड नहीं है तो. लेकिन अगर फैमिली है तो वो सब नहीं हो पाता है, क्योंकि सोशल प्रेशर और फैमिली का प्रेशर ऐसा होता है. तो ये भी क्या है? एक डिस्क्रिमिनेशन है, राइट. तो ऐसा नहीं है कि पहले ही डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज नहीं हो रहा, आज भी होता है. और ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ कि हम किसी अलग अलग प्लैनेट पे रहते हैं. आप अपने घर में नहीं देख रहे तो आप अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि
रहते तो सोसाइटी में ही है ना, अपने फ्लैट में, अपने आसपास के एरिया में, किसी कॉलोनी में, कहीं ना कहीं आपने ये सब चीज़ें देखी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इलिटरेसी रेट को भी शो करता है, जो विमेन का एजुकेशन रेशियो है वो भी बहुत कम है। दलित, उसके बाद इसमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि शैले मॉर्गन का है, जिनका हम डिटेल में पढ़ेंगे। माई प्लेस इज़ हर नेटिव और एब ओरिजिनल कॉलोनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इन ऑस्ट्रेलिया, ये इन्होंने लिखा। इट इज़ मोर एंड फेमिनिस्ट टेक्स्ट। फेमिनिस्ट टेक्स्ट किसको बोला जाता है? जिसमें विमेन की कंडीशन और उसकी सिचुएशन को इलाबोरेट किया जाता है। और बहुत सारी, जितने भी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन राइटर्स हों, विमेन की राइटिंग में कहीं ना कहीं दर्द देखने को मिलता है, पेन और सफरिंग देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का और सोशल नॉर्म्स का भी। नेक्स्ट बात आती है दलित ऑटोबायोग्राफीज। अब दलित ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? नरेट द टेल ऑफ सफरिंग ऑफ अ मेन प्रोटोगोनिस्ट। मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? जो उसका मेन, आप बोल सकते हैं ना कि मेन हीरो होता है। दलित लिटरेचर इज़ ए क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मणिकल सोसाइटी। क्योंकि दलित लिटरेचर में क्या था, मेनली जो अपर क्लास सोसाइटी है, बेसिकली जो हिंदू ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, वहाँ पे इनको अनटचेबल समझा जाता था। आज भी इंडिया के कुछ रूरल एरियाज़ में दैट दिस पीपल नेवर सिट टुगेदर विद अपर क्लास पीपल लाइक ब्राह्मण्स, दे ईट सेपरेटली in any village marriage, राइट। तो ये सिचुएशन आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हाँ पहले बहुत ज़्यादा थी इंडिया में और अब थोड़ा कम हो गई है, लेकिन हाँ अभी भी 10, 20, 30% गाँव में देखने को मिलती है। ओके, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप लिखेंगे शांताबाई का कालेश चोरा कुल्हाटी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा जूठन। जूठन जो है वो भी दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जूठन मतलब होता है किसी का खाया हुआ खाना। मान लो आप थाली में खा रहे हैं, उसके बाद उसमें जो खाना बच जाता है उसको किसी और को खिलाना, तो उसको क्या बोलता है? जूठन। मतलब जो खाना बच गया उसको कोई और खा रहा है, मतलब वो किसी का जूठन है। लाइक बामा का वर्क है संगति, हर सेल्फ रियलिस्टिक पोर्ट्रे। और बामा का एक वर्क और है, कौन सा? करक्कू, जिसमें उन्होंने दलित की सिचुएशन को प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दलित वाला पोर्शन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब दलित लिटरेचर की जब हम बात कर ही रहे हैं, कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होल्ड करता है? दलित लिटरेचर होल्ड रिबिलियन एंड एंगर एज इट्स हॉलमार्क एंड एम टू अचीव डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बामा जो है is an Tamil Dalit writer has created a landmark in the literary history। क्योंकि बामा ने बहुत अच्छे वर्क लिखे, अच्छे इन द सेंस कि उनके वर्क को बहुत पॉपुलैरिटी हुई। इसका रीज़न ये है कि लोग दलित कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते थे। हाउ द पीपल फील, हाउ द पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्राह्मणिकल सोसाइटी ऑफ द इंडियन पीपल, तो उनको पढ़ना चाहते थे। इसीलिए बामा का जो वर्क है, चाहे वो संगति हो चाहे वो करक्कू हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें उन्होंने दलित को सिचुएशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। शी यूज द नरेट आइडियम्स ऑफ विमेन विच स्पार्कल विद vibrancy and make a space for Dalit culture with his songs, rhymes and chants। उन्होंने अपने लिटरेचर में सॉन्ग्स को, जो दलित के सॉन्ग थे, गाने थे, राइम्स एंड चैंट्स, इन सबको इंक्लूड किया। दिस स्टाइल ऑफ बामा अपसेट द डेकोरम ऑफ अपर कास्ट तमिल लैंग्वेज यूजर्स। अब अपर क्लास के बारे में लिखा है बामा ने, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वहाँ के अपर कास्ट तमिल लैंग्वेज के जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया। सिमिलरली Dalit Marathi and Hindi writer subvert the symbol of dominancy. In these writing, authentically of experience get prominence rather than the beauty of language। यहाँ पे क्या मीनिंग है कि authentically means 100% proved things,
रियलिटी को लिखा गया फिक्शन को दूर हटा के। किसने? जितने भी दलित राइटिंग लिखी गई है, चाहे बामा ने लिखी चाहे किसी ने भी लिखी, दलित राइटर ने जब लिखा, क्योंकि दीज आर वेरी ऑथेंटिक एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस्ड। बामा ने जो एक्सपीरियंस किया या दूसरे राइटर्स ने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने वही अपनी उसमें लिखा, रादर देन द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज मतलब शब्दों को खूबसूरत बनाने के लिए, सजाने के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, उसे बहुत खूबसूरत ना बोलते हैं, हाइपरबोले का यूज़ करना, हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार, कि जैसे फिक्शन राइटिंग लिखी जाती है कि हाँ एक गांव था, बहुत खूबसूरत था, लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, दिस एंड दैट। तो एक फिक्शन वर्क और एक रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। सच्चाई को लिखा, अब चाहे लोग उसे एक्सेप्ट करें ना करें, उसकी बहुत लैंग्वेज पॉलिश नहीं की। लैंग्वेज पॉलिश करने का क्या मतलब है? एडवांस कैटेगरी के वर्ड्स लिखना, उसको बहुत सजाना। अब लैंग्वेज को, लिटरेचर को कोई कैसे सजाता है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सिमिली, मेटाफर, राइट। और उसके बाद आप उसमें कुछ नॉन फिक्शनल एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन इनका वर्क बहुत ही सिंपल और सादा था। कुछ और राइटर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो दलित नहीं है, जैसे कि प्रेमचंद, मुल्क राजा आनंद, जिन्होंने अनटचेबल लिखा। देखो अनटचेबल भी क्या है, एक इसमें भी कास्टिसिज्म को दिखाया गया है। इसका प्रोटोगोनिस्ट जो था उनका नाम है भाका। भाका एक स्वीपर है, उसकी पूरी लाइवहुड को दिखाया गया है। अगर आपको पढ़ना है, ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो प्लेलिस्ट में अपलोड है ये वीडियो भी, अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद। राजा राव का कांथापुरा इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ नोवेल, दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कांथापुरा में भी एक स्वीपर की कहानी को दिखाया जाता है और गांधी जी से कनेक्ट किया जाता है। अरुंधति रॉय का वर्क है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एंड UR अनंथा मूर्ति का वर्क है भारतीपुरा, प्रेजेंट द करेक्टर्स एज पिटीफुल फिगर्स इनकेपेबल ऑफ एक्शन देमसेल्फ। क्यों एक्शन नहीं ले सकते? क्योंकि लोकेलिटी ऐसी थी, सोशल एरिया वैसे था, और सेम एज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी वैसे ही थे। और उस टाइम पे तो इंडिया क्या था? अंडर ब्रिटिशर्स था। तो ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे किसी का डेवलपमेंट करना? लेकिन जितना हम ब्रिटिशर्स से परेशान थे, इन रियलिटी अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंडियंस पे के लिए ज़्यादा क्रूअल थे। चाहे वो सती प्रथा हो गई, चाहे वो विडो मैरिज, री मैरिज को लेके कितने उसके अगेंस्ट में फाइटें चली, है ना, गर्ल एजुकेशन की बात हो गई। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं हम। एंड इनकेपेबल ऑफ एक्शन देमसेल्फ, विटन डाउन बाय सर्कमस्टांसेस एंड विक्टिम ऑफ ऑपरेशन। इन द केस ऑफ मास मूवमेंट दे आर लेड बाय सवर्णास। बहुत सारे इसी तरह से, जैसे कि प्रेमचंद की जो नोवेल है कर्मभूमि, है ना, ये इसी से बेस है। कुछ नाम याद रखना है, प्रेमचंद की कर्मभूमि, राजा राव का कांथापुरा, ठीक है। उसके बाद आपको अरुंधति रॉय का याद रखना है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मुल्क राज आनंद जी का अनटचेबल। तो इस तरह से 3-4 नाम आपको याद रखने हैं और अपने आंसर में कोट करने हैं, क्योंकि इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो को और लेंथी नहीं करेंगे, इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सेकंड पार्ट भी इसी में कवर करने की कोशिश करूंगी, जिसमें हम करेंगे द राइटर एज एन आउटसाइडर। जब फिक्शन लिखा जाता है, फिक्शन जॉनरा लिखा जाता है, स्लांट लिखे जाते हैं, जिसमें राइटिंग्स लिखी जाती हैं, तो उसमें कौन कौन सी राइटिंग्स हैं और क्या क्या चीज़ें एलेबोरेट की जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को भी यहीं डिस्कस करेंगे तो वीडियो में गोइंग टू 40 to 50 मिनट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।